हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम मानव विकास अध्याय के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि वृद्धि और विकास जैसे शब्द हम लोग के लिए नए नहीं हैं, बल्कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो पौधे हो, नगर हो, विचार हो, कोई भी राष्ट्र हो या किसी भी तरह का संबंध हो, और यहाँ तक कि अगर आप खुद की भी बात करें तो आप भी बढ़ते हैं। बच्चों, वृद्धि और विकास जो शब्द है वो समय के साथ जो भी परिवर्तन होता है, जो भी बदलाव होता है, उसको दिखाते हैं। इसे अंग्रेजी में ग्रोथ भी बोला जाता है। वृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक और मूल निरपेक्ष होती है। इसका मतलब यह क्वांटिटेटिव और वैल्यू न्यूट्रल होती है। बच्चों, वृद्धि जो होती है वह धनात्मक यानी कि पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव दोनों हो सकती है। उदाहरण के लिए बच्चों, मान लो कि किसी भी शहर की जनसंख्या बढ़ गई, मगर वहाँ पे जितने भी जरूरी सुविधाएं होती हैं वो सब वहाँ नहीं पहुँच पाती हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि उस शहर की वृद्धि तो हुई मगर ऋणात्मक वृद्धि यानी कि नेगेटिव ग्रोथ हो गई। तो बच्चों चलो अब हम विकास यानी कि डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, विकास जो होता है वह गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव होता है, और विकास तभी हो सकता है जहां पर धनात्मक वृद्धि हो यानी कि पॉजिटिव चेंज हो। तो बच्चों चलो अब पिछले उदाहरण से ही हम अच्छे तरह से विकास को समझते हैं। मान लो किसी शहर की जनसंख्या बढ़ गई और वहां पर जो भी जरूरी सुविधाएं होते हैं वह भी प्रदान हो रही है, तो इसका मतलब यह होता है कि उस शहर का विकास हुआ है। विकास कभी भी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा पर टिप्पणी करें। बच्चों, पहले किसी भी देश का विकास उसके अर्थव्यवस्था से नापी जाती थी। इसका मतलब यह है कि जिस भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज्यादा बड़ी है वह उतना ज्यादा विकसित देश कहलाता था। जबकि बच्चों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था बड़ी होने से वहाँ के लोगों के जीवन में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी देश के लोग किस तरह के जीवन जी रहे हैं, उनके पास किस प्रकार के अवसरें हैं, वह कितने ज्यादा स्वतंत्र हैं, ये सब विकास के कुछ अहम पहलू हैं। और इन सारे विचारों को 80 और 90 के दशक में पाकिस्तान के डॉक्टर महबूब उल हक और भारत के अमर्त्य सेन ने विचार विमर्श किया। इन दोनों ने मिलकर ही 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तावित किया। डॉक्टर महबूब उल हक ने समझाया कि मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है। इसके अंदर जो भी विकास के कार्य किसी भी देश में होते हैं उसमें मानव एक केंद्र बिंदु है। उनका कहना था कि विकास कुछ इस प्रकार से हो ताकि मानव जो होते हैं वह एक सार्थक जीवन जी सके, यानी कि एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके। उनका कहना था कि एक सार्थक जीवन एक लंबी आयु वाला जीवन नहीं होता है, बल्कि वह कहते थे कि हर एक मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए। और वह कहते थे कि हर मानव स्वस्थ हो और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कर सके, उसका विकास कर सके, ताकि समाज में हो रही सारी गतिविधियों में वह भाग ले सके। तो बच्चों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1990 से ही हर वर्ष मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। और इस मानव विकास प्रतिवेदन का विचार दे करके महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने विकास का एक वैकल्पिक विचार दिया। बच्चों, मानव विकास के कुल 3 केंद्र बिंदु हैं। पहला है संसाधनों तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू रिसोर्सेज, दूसरा है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, और तीसरा है शिक्षा यानी कि एजुकेशन। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास के 4 स्तंभ पर टिप्पणी करें। तो बच्चों, मानव विकास के 4 स्तंभों का नाम है क्षमता यानी कि इक्विटी, सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी, और चौथा है सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट। चलो बच्चों, सबसे पहले हम क्षमता यानी कि इक्विटी के बारे में जानेंगे। इसका मतलब यह होता है कि जितने भी लोग हैं हर देश में उन सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए, और यह जो समान अवसर है यह लिंग, जाति, आय, इन सारे चीज़ों के भेदभाव के बिना किसी भी इंसान को प्रदान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए बच्चों, यदि किसी भी देश के हम विद्यालय से विरत छात्र यानी कि स्कूल ड्रॉप आउट्स की संख्या को देखेंगे तो उससे हमें इस तरह के बर्ताव की एक अहम जानकारी पता चलेगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो भी बच्चे सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों में आते हैं वह सब स्कूल छोड़ देते हैं, वह सब अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते, और शिक्षा न ले पाने के कारण इनके विकल्पों पर भी एक ताला पड़ जाता है। तो बच्चों, अब हम सतत पोषणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी के बारे में जानेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है अवसर निरंतर रूप से उपलब्ध हो। इसका मतलब यह है कि आपके पिताजी को जो भी अवसर मिले थे वो आपको भी अवसर मिले, और आपको जो अवसर मिले हैं वो आपके बच्चों को भी अवसर मिले। और यह निरंतर रूप से अवसर प्रदान करने के लिए जो भी पर्यावरण, वित्तीय और जो भी मानव संसाधन है उन सबको अच्छे से ध्यान से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी चीज़ का यदि हम दुरुपयोग करेंगे तो भविष्य में जाकर इन सारे अवसरों की कमी पड़ जाएगी। तो सीधा सीधा सतत पोषणीयता का मतलब यह है कि हर पीढ़ी को समान अवसर मिले।
तो बच्चों अब हम उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी के बारे में जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे उत्पादकता का मतलब मानव श्रम उत्पादकता से है। इसका मतलब यह है कि मानव की क्षमताओं को बढ़ाकर उसके उत्पादकता में निरंतर वृद्धि यानी कि कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होती रहनी चाहिए। इसमें यह माना जाता है कि जन समुदाय ही राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं और इसीलिए उन्हें बेहतर चिकित्सक सुविधा और उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो बच्चों अब हम सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट का मतलब होता है विकल्प चुनने की शक्ति, और इस तरह की शक्ति किसी भी इंसान के बढ़ते स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम और क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन और सरकार की अच्छी सामाजिक नीतियों की जरूरत होती है। सामाजिक और आर्थिक रूप से जो भी लोग पिछड़े हैं उनको सशक्त करने पर एक अहम जोर दिया गया है। तो बच्चों अगला प्रश्न है, मानव विकास के कुल कितने उपागम हैं? टिप्पणी करें। तो बच्चों मानव विकास के कुल 4 उपागम हैं। पहला है आय उपागम यानी कि इनकम अप्रोच, दूसरा है कल्याण उपागम यानी कि वेलफेयर अप्रोच, तीसरा है आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच, और चौथा है क्षमता उपागम यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच। तो चलो बच्चों सबसे पहले हम आय उपागम के बारे में जानेंगे। आय उपागम जो है वह सबसे पुराने उपागमों में से एक है। इसमें मानव विकास को हर इंसान के आय यानी कि इनकम से जोड़ा गया है। यहाँ पर विचार यह था कि जो भी इंसान जितना पैसा कमाता है वह उतना ज्यादा स्वतंत्र है। इसका मतलब यह है कि जो इंसान ज्यादा पैसा कमाता है वह उतना ज्यादा स्वतंत्र है, और इसे हम यह भी कह सकते हैं कि उसका मानव विकास उतना ज्यादा है। तो बच्चों इस उपागम में हम देख सकते हैं कि कैसे मानव विकास को आय यानी कि इनकम से जोड़कर दिखाया गया है। तो बच्चों अब हम कल्याण उपागम यानी कि वेलफेयर अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इस उपागम में मानव को एक लाभार्थी के रूप में दिखाया गया है, और इसमें यह दिखाया गया कि सरकार की जितनी भी गतिविधियां होती है उसमें मानव को केंद्र बिंदु बनाया गया है। इस उपागम में यह माना जाता है कि सरकार मानव विकास के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, इसलिए उसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों पर खर्च कर उसका स्तर बढ़ाना चाहिए। इस उपागम में कोई भी इंसान प्रतिभागी नहीं होता है बल्कि एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। तो बच्चों अब हम आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी कि बेसिक नीड्स अप्रोच के बारे में जानेंगे। इस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें कुल 6 न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा, जलापूर्ति, स्वच्छता और आवास की पहचान की गई है। तो बच्चों जैसा कि हमने देखा था अन्य उपागमों में मानव विकल्पों की चर्चा की गई है, मगर इस उपागम में उसे छोड़कर सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं यानी कि बेसिक नीड्स पर जोर दिया गया है। तो बच्चों अब हम क्षमता उपागम यानी कि कैपेबिलिटी अप्रोच के बारे में जानेंगे। तो बच्चों इस उपागम की प्रस्तावना भारत के मशहूर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने की। यह अमर्त्य सेन ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के महबूब उल हक के साथ मिलकर मानव विकास की अवधारणा का इजाद किया था। इस उपागम में संसाधनों तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू रिसोर्सेज, स्वास्थ्य, हेल्थ और शिक्षा यानी कि एजुकेशन मानव विकास की केंद्र बिंदु बताई गई है। तो बच्चों इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।